नमस्कार। वीडियो की संख्या में देखते हैं समसामयिक घटना चक्र की प्रस्तुति। सेलेक्टर नोट्स। इसमें देखें तो आईएएस पीसीएस परीक्षाओं के अनुरूप पूर्वावलोकन संगत प्रस्तुति है। 2025 का ये नवीनतम अपडेट है। इसके अंतर्गत हम देखें तो यह आपका है भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास में जो आधुनिक भारत का इतिहास है उसके अंतर्गत हम इसमें सेलेक्टर नोट्स को देखेंगे और यह अति महत्वपूर्ण है आईएएस यानी इंडियन इंस्टीट्यूट सर्विसेज यानी यूपीएससी एग्जाम्स के लिए और पीसीएस यानी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए अंक अति महत्वपूर्ण है। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में देखें तो यूपीपीएससी अपर पीटी एग्जाम 2025 आरओ एग्जाम 2023। इसके अलावा यह जो अंक है यूपीपीएससी मेंस एग्जाम 2024 के लिए भी अंक महत्वपूर्ण है। और उसमें जो देखें तो जीएस के जो 6 पेपर हैं जीएस फर्स्ट में यह अंक अति महत्वपूर्ण साबित होगा। देखें जो आपका यूपीपीएससी अपर पीटी एग्जाम है उसमें जो 8 टॉपिक दी गई हैं उसके अंतर्गत भी यह जो अंक है सेलेक्टर नोट्स भारतीय इतिहास का यह महत्वपूर्ण है। इसमें देखें तो यह दूसरी टॉपिक जो है भारत का इतिहास भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो ये देखें तो ये मॉडर्न हिस्ट्री से ही डायरेक्ट संबंधित है। भारत के इतिहास के अंतर्गत जो ज़्यादा पूछा जाता है वो आपका पेपर के पैटर्न पर देखा जा सकता है, वो ज़्यादा एंशिएंट पूछता है, मिडल थोड़ा बहुत रहता है और बहुत ज़्यादा वेटेज जो होता है वो मॉडर्न हिस्ट्री का होता है। इसमें सबसे जानकारी दी गई है। इसके अलावा देखें यानी ये सब जानकारी इसमें है और इसके बाद जीएस सेकंड तो ये रहता ही है। इसके बाद आपका मेंस में देखें तो मेंस में ये जो आपका हिंदी और निबंध के अलावा जो 6 पेपर जीएस के हैं उसमें भी देखें तो जीएस जो फर्स्ट पेपर इसमें प्राचीन यानी भारतीय इतिहास भारतीय संस्कृति के इतिहास में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के यहाँ ध्यान देना, आधुनिक काल तक के रूप साहित्य वास्तुकला की महत्वपूर्ण पहलू शामिल होंगे। इसमें आधुनिक भारतीय इतिहास यानी दूसरी टॉपिक डायरेक्ट संबंधित है। 1757 ईस्वी से 1900 यह गलत लिखा है यानी यह जो है 1947 यानी भारत की आज़ादी तक ईस्वी तक महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तित्व एवं समस्याएं, स्वतंत्रता संग्राम यह भी टॉपिक उससे संबंधित है और स्वतंत्रता के पश्चात देश के अंदर एकीकरण और पुनर्गठन ये भी कुछ हद तक इसमें टॉपिक शामिल है। यानी काफ़ी टॉपिक इसमें जीएस फर्स्ट के जो है ये शामिल हैं इस लेक्चर में। चलिए शुरू करते हैं। अलावा देखें तो सामान्य अध्ययन जो पाँचवां और छठवां जो यूपी स्पेशल है उसके लिए भी अंक अति महत्वपूर्ण है, जिसके अंतर्गत देखें तो आपके ये टॉपिक जो है उत्तर प्रदेश का इतिहास, सभ्यता एवं संस्कृति, प्राचीन नगर भी इसमें इंक्लूडिंग है। चूंकि ये नेशनल स्तर के जो चीज़ें इसमें बताई जाएंगी इसलिए इसमें जो यूपी स्पेशल अपने आप कवर हो जाएगा। फिर उत्तर प्रदेश की वास्तुकला, उसकी महत्ता, रख रखाव, संग्रहालय, अभिलेखागार एवं पुरातत्व, तो इस पर जो है एक विशेष संकल्प के लेक्चर में अपलोड किया गया है, स्पेशली इसी पर है, इसको आप देख सकते हैं। इसके बाद भारत के स्वतंत्रता संग्राम में 1857 से पहले और बाद में उत्तर प्रदेश का योगदान ये भी इसमें इंक्लूडिंग है। इसके उत्तर प्रदेश के सुविख्यात स्वतंत्रता सेनानी व्यक्तित्व भी इसमें शामिल है। तो ये आपका 5वां पेपर भी इसमें संबंधित है। इसके बाद 6ठा पेपर जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर किया जाएगा। चलिए जल्दी से टॉपिक को देखते हैं। तो इसमें सेलेक्टर नोट्स भारतीय इतिहास है और इसमें देखें आधुनिक भारत का हम देखने जा रहे हैं इसमें और ये सब जानकारी इसमें दी गई है। इसमें अनुक्रमणिका देखें तो इसमें आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत इसमें मुगल साम्राज्य का पतन और नए स्वायत्त राज्यों का उदय हम देखेंगे, यूरोपीय कंपनियों का आगमन, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब देखेंगे। इसके अंतर्गत ये सारी टॉपिक होंगे। 1857 का विद्रोह होगा, जनजाति तथा असैनिक विद्रोह एवं लोकप्रिय आंदोलन इसके अंतर्गत हम देखेंगे। भारत में शिक्षा का विकास, भारतीय समाचार पत्रों का इतिहास और 19वीं शताब्दी में सामाजिक एवं सांस्कृतिक जागरण इसमें समाहित होगा। इसके बाद आपका जो यह है किसान और मजदूर आंदोलन, भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, क्रांतिकारी आंदोलन, गांधी युग शुरू होगा। इसके बाद भारत का संवैधानिक विकास, इसके बाद विविध होगा इसमें। चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक है मुगल साम्राज्य का पतन और नए स्वायत्त राज्यों का उदय। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये पीटी एग्जाम के दृष्टिकोण से और साथ ही मेंस के लिए हमने देखा जो अंक दिए गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसमें देखें तो आपका यह है 3 मार्च 1707 को अहमदनगर में औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारतीय इतिहास में जिस नए युग का आरंभ हुआ उसे उत्तरवर्ती मुगल काल के नाम से जाना जाता है। इस जानकारी इसके बैकग्राउंड में ले चलते हैं। यानी जो आपका मुगल काल का विघटन है उससे पहले जो मुगल काल का स्थापना हुआ था या मुगल काल का स्वर्ण काल था, थोड़ा सा इसको देखते चलते हैं इसमें। तो देखें मुगल काल की स्थापना जो मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है बाबर 1526 ईस्वी में। ये सारी जानकारी इसमें दी गई बाबर के बारे में, इसका योगदान, ये सारी जानकारी आप देखना चाहें तो सब देख सकते हैं। हालांकि पूर्व के अंक में हम इस पर चर्चा कर चुके हैं और ये जीएस वर्ड का नोट्स है। इसके बाद हुमायूं और शेरशाह सूरी का भी इसमें दिया गया है ये जो है, और इसके बाद अकबर महान के महत्वपूर्ण कार्य इसमें दिए गए हैं, इसको भी आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। इसके बाद जहांगीर का कार्य है, इसका कार्यकाल भी इसमें है और इसके अलावा फिर दारा शिकोह का मुगल साम्राज्य के अंतर्गत देखें तो आपका हम देख रहे हैं इसमें जहांगीर और शाहजहां का भी है। इसके बाद आपका दारा शिकोह और औरंगजेब 2 महत्वपूर्ण जो आपके हैं। इसके बाद ही जो है मुगल काल का विघटन शुरू होता है। यानी यह आपका मुगल साम्राज्य, मुगल प्रशासन और अन्य परीक्षा उपयोगी तथ्य इसमें दिए गए हैं। और इसके बाद आपका मुगल सम्राट अकबर के महत्वपूर्ण सैन्य अभियान इसमें दिए गए हैं और औरंगजेब कालीन प्रमुख विद्रोह इसमें है। मुगल काल के उच्चाधिकार इसमें दिए गए हैं। मुगल प्रशासन ये दिया गया है और मुगल कालीन रचनाएँ इसमें हैं। और तो इसके बाद जो आपका है बैकग्राउंड में यहाँ से इसको थोड़ा कवर कर लेते हैं। मुगल साम्राज्य औरंगजेब की मृत्यु के बाद इसमें दारा शिकोह को शामिल नहीं करते हैं। तो इसमें देखें औरंगजेब जो इसका शासनकाल 1658 से 1707 ईस्वी तक रहा। इसका देखें जन्म 1618 ईस्वी गुजरात दोहाद में हुआ। 21 जुलाई 1658 को प्रथम राज्याभिषेक, 5 जून 1659 को दूसरी बार राज्याभिषेक तथा शाही प्रवेश कहलाया। इसके समय बहादुरगढ़ का विद्रोह जनवरी
1658 ईस्वी में तक खजवा का युद्ध जनवरी 1959 में हुआ। 22 जून 1665 को पुरंदर की संधि शिवाजी के साथ किया। इसे जिंदा पीर भी कहते हैं। इसके समय सर्वाधिक हिंदू मनसबदार थे। इसके पुत्र अकबर फर्स्ट ने विद्रोह किया था, कुरान को शासन का आधार बनाया, संगीत पर पाबंदी लगाया, वीणा बजाने में दक्ष था। इसके बाद देखें तो मुहतसिब नामक धर्म एवं सदाचार अधिकारी की नियुक्ति की। जजिया कर 1979, एक गलत लिखा है 1979 तक, तो यह जीवित ही नहीं रहेगा, यानी इसको 1679 या 1679 में पुनः लागू किया। और इसके बाद देखें तो यह है कि ये सारी जानकारी बीबी का मकबरा औरंगाबाद 1679 का निर्माण, इसके काल में जाटों का विद्रोह 1670, तिलपट का युद्ध 1685 में पुनः विद्रोह हुए। औरंगजेब के काल में चूड़ामन ने भरतपुर राजवंश की नींव डाली। यह दारुल हर्ब काफिरों का देश को दारुल इस्लाम देश में बदलना चाहता था। शामगुड़ युद्ध 1658 के बाद औरंगजेब ने आलमगीर उपाधि धारण की। औरंगजेब के दक्षिण के राज्यों गोलकुंडा 1687 तथा बीजापुर 1686 का विलयन मुगल साम्राज्य में किया। नोट है, मुगल राजस्व की अवधारणा तुर्की मंगोल पर आधारित थी। मुगल प्रशासन के अधिकार इसमें दिए गए हैं। सिको जो इसका सबसे बड़ा बेटा था, यह सबसे योग्य इसमें था। तो इसके बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी है इतिहास में बहुत ही प्रसिद्ध है। दारा सिकोह जो इसका यानी ये जो आपका है इसका बेटा था, क्या नाम है, शाहजहां के जो आप देख सकते हैं, यानी शाहजहां के बेटों को देखें तो इनके बेटों औरंगजेब तथा दारा सिकोह शुजा के बीच उत्तराधिकार का युद्ध हुआ। तो यह शाहजहां के जो बेटे दारा थे, तो इनका भी महत्वपूर्ण कार्य इतिहास में अक्सर प्रश्न से पूछा जाता है, इसको देखा जा सकता है, हालांकि इसको हम इसके बैकग्राउंड में शामिल नहीं करते हैं। तो इसके बाद आगे इसमें देखना चाहें तो आगे इसमें ध्यान दें कि संतुलत काल में 6 वंशों का शासन था। यानी जो संतुलत काल था, यानी मुगल काल से पूर्व का जो काल था, संतुलत काल था, उसमें 6 वंशों ने शासन किया था भारत पर, दिल्ली सल्तनत पर। इसके बाद मुगल काल में देखें तो 15 शासकों ने शासन किया था, लेकिन ये सभी मुगल काल के ही थे 15 शासक। आज जबकि सल्तनत काल में देखें 6 वंशों का शासन हुआ था। और मुगल काल चूंकि हम यहाँ देखने जा रहे हैं, जो आपका मुगल काल का विघटन टॉपिक यह है कि मुगल साम्राज्य का पतन एवं स्वायत्त राज्यों का उदय, यह टॉपिक है। इसमें ध्यान दें कि आपका जो है मुगल काल में 15 शासकों ने शासन किया, जिसमें से प्रमुख 6 प्रमुख थे। इसके बाद जो शेष 9 थे वह मुगल काल के विघटन की बात और नए राज्यों को उदय के बाद भी शासन किए। 6 मुगल काल में 6 जो महत्वपूर्ण शासक हुए, उसमें देखें सबसे पहला जो इसका संस्थापक बाबर रहा, हालांकि उसको हम देखे थे, तो इसका शासनकाल जो था 1526 से लेकर के 1530 ईस्वी तक था, यानी काफ़ी छोटा था। इसके बाद हुमायूं होता है, यानी इसका बेटा हुमायूं का शासनकाल देखें तो 1530 से लेकर के 1540 प्रथम बार यह करता है। इसके बाद शेषा सूर्य इसको विस्थापित कर देता है। पुनः इसका दोबारा शासनकाल 1550 से 1556 तक चलता है। इसके बाद अकबर महान का शासनकाल आता है। इसका शासनकाल देखें तो 1556 से लेकर के 1606 ईस्वी तक, यानी इसने 49 वर्षों तक शासन किया। इसके बाद आता है जहांगीर का शासन। जहांगीर का शासन देखें तो ये 1606 से लेकर के आपका 1627 ईस्वी तक, यानी 21 वर्ष तक इसने शासन जहांगीर ने किया। इसके बाद शाहजहां का शासनकाल आता है। शाहजहां जो होता है 1627 से लेकर के आपका 1658 तक जो है शाहजहां का शासनकाल आता है। इसके बाद आखिर जो इसमें महत्वपूर्ण 6 शासकों औरंगजेब का शासनकाल आता है, जिसको हमने देख लिया था। ये 1658 से लेकर के 1707 ईस्वी तक, अर्थात ये भी 49 वर्षों तक शासन करते हैं। 2 इसमें सर्वाधिक शासन करने वाले हैं, एक अकबर द महान यानी अकबर द ग्रेट, और आखिर में औरंगजेब भी 49 वर्ष तक शासन किया। बात देखें, आपका जो सल्तनत काल में 6 वंशों का शासन था, उसमें सबसे पहला गुलाम वंश या ममलूक वंश था। दूसरा खिलजी वंश था, यह सबसे छोटी अवधि तक सल्तनत काल में शासन किया, खिलजी वंश। और इसके बाद तुगलक वंश रहा, इसने सबसे लंबा शासन किया, तुगलक वंश। इसके बाद सैयद वंश, और आखिर में लोदी वंश का शासन होता है दिल्ली सल्तनत काल में, सल्तनत काल के दौरान। इसमें जो मुगल काल के शेष 9 जो शासक हुए हैं, यानी मुगल काल के साम्राज्य का विघटन या पतन के समय, इस पर हम चर्चा इस अंक में विस्तार से करने जा रहे हैं। तो आगे इसमें देखें, यह आपका जो लिखा है 3 मार्च 1707, इसमें जो है यह औरंगजेब की मृत्यु का समय दिखाया गया है। इसको देखें, यह स्पष्टीकरण देता है इसमें, यह घटनाचक्र इसमें देखें तो द इंपीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया, द इंडियन एम्पायर, वॉल्यूम 2 पेज 404 के अनुसार औरंगजेब की मृत्यु की तिथि 21 फरवरी था। द गजेटियर ऑफ इंडिया में यह तिथि 20 फरवरी दी गई है। विलियम इरविन ने अपनी पुस्तक लेटर मुगल वॉल्यूम 1 1707-1720 जो 1907 में प्रकाशित हुई था, जदुनाथ सरकार द्वारा संपादित है, में औरंगजेब की मृत्यु की तिथि 28 जुल अदा 1118 AH यानी 3 मार्च 1707 दी गई। इसी को जो है वह घटनाचक्र ने लिया है 3 मार्च 1707। इसमें चलिए आगे चलते हैं। यहाँ देखें, लगभग 50 वर्ष की अल्प अवधि में एक के बाद एक मुगल बादशाह सिंहासन पर बैठे, लेकिन उसमें कोई भी ऐसा प्रभावशाली नहीं हुआ जो मुगलों के वैभव की रक्षा कर सके। अकबर से लेकर औरंगजेब तक 4 मुगल शासकों ने 151 वर्षों यानी 1556 से 1707 ईस्वी तक शासन किया, किंतु उसके बाद के उत्तराधिकारियों में बहादुर शाह प्रथम से लेकर के, यानी यह जो 9 शासक हुए, इसमें पहला बहादुर शाह प्रथम रहा, से लेकर शाह आलम द्वितीय तक 9 शासक एक ही शताब्दी के भीतर 1707 से 1606 ईस्वी
तक शर्मनाक ढंग से गद्दी से उतार दिए गए, जो उनकी दुर्बलता का परिचायक है। उत्तर मुगल काल में कुल 11 शासक गद्दी पर बैठे हैं, यानी कुल देखें तो इसमें 11 शासक गद्दी पर बैठे, छोटे बड़े मिलाकर के। इतिहासकारों के मध्य मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों के प्रश्न पर मत भिन्नता। इस प्रश्न में इतिहासकार दो क्रमों में बटे दिखाई पड़ते हैं। इसमें देखें तो यह है जदुनाथ सरकार, S.R. शर्मा, लिवरपूल आदि विद्वानों के अनुसार औरंगजेब की धार्मिक एवं राजपूत तथा दक्कन आदि नीतियों के कारण मुगल साम्राज्य का पतन हुआ। सतीश चंद्रा, इरफान हबीब, अतहर अली तथा सिरीन मूसवी आदि विद्वानों के अनुसार मुगल साम्राज्य के पतन के बीच बाबर के समय में उपस्थित था। उन्होंने पतन को दीर्घावधि प्रक्रिया का परिणाम माना। ये मीन्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पीटी में ही पूछा जा सकता है। इसके बाद मुगल साम्राज्य के पतन के कारण को देख लेते हैं इसमें। तो यह है यूरोपीय कंपनियों द्वारा पेरू और मैक्सिको से लाई गई चांदी को भारत में सिक्कों में ढाल दिया गया। यानी यूरोपीय कंपनियां जब आई भारत में तो द्वारा पेरू और मैक्सिको से लाई गई चांदी को भारत में सिक्कों में डाल दिया गया, जिससे तीव्र मुद्रास्फीति हुई। जहां विशाल साम्राज्य की आवश्यकता बढ़ती जा रही थी, वहीं कृषकों की आय में वृद्धि नहीं हो रही थी और उनमें अधिक राजस्व की मांग हो रही थी, फलतः उनका जीवन यापन महंगा हो रहा था। इस विरोधाभासी स्थिति में कृषक असंतोष को बढ़ावा दिया, जिस कारण औरंगजेब के समय में ही कई विद्रोह और अंतर साम्राज्य बिखर गया। आगे इसमें देखें तो यह है बढ़ती खानजादों की संख्या तथा नए क्षेत्रों को साम्राज्य में शामिल करने पर जहां वहां के प्रभुत्वशाली वर्ग को मनसबदारी जागीरदारी व्यवस्था में शामिल करने से और हासिल जागीरों को पाने के लिए दरबारी षड्यंत्रों की शुरुआत हुई। अंततः मनसबदारी जागीरदारी व्यवस्था जो मुगल साम्राज्य का आधार थी, साम्राज्य के लिए संकट बन गई। अन्य कारण में देखें तो आपका यह है औरंगजेब द्वारा दक्कन में सैन्य अभियानों पर व्यापक जनधन का नाश तथा इन अभियानों में व्यस्तता के कारण उत्तर भारत पर ध्यान न देना। औरंगजेब की राजपूत नीति से राजपूतों का रुष्ट होना। मुगल दरबार में उमरा वर्ग का बढ़ता हुआ प्रभाव था, उसका शासक निर्माता के रूप में उद्भव। औरंगजेब की धार्मिक असहिष्णुता की नीति, जिसके अंतर्गत जजिया कर का पुनः आरोपण व मंदिरों को ध्वस्त करने का आदेश देना, जिसके कारण अकबर की धार्मिक सहिष्णुता की नीति का समापन हो जाना। इसके अतिरिक्त नादिर शाह, अहमद शाह के आक्रमण तथा यूरोपीय कंपनियों का आगमन भी अन्य कारणों में शामिल है। अब देखते हैं उत्तरवर्ती मुगल शासक। तो इसको यहाँ पर देखा जा सकता है बहादुर शाह प्रथम, यानी औरंगजेब के बाद बहादुर शाह प्रथम बनता है 1707 से 1712, यानी 5 वर्ष तक। इसके बाद जहांदार शाह बनता है 1712 से 1713, यानी 1 वर्ष के लिए बनता है। इसके बाद फर्रुखशियर 1713 से 1719 तक। रफ़ी उल उद दरजात, यानी 28 फरवरी से 4 जून, यानी यह साल भर के अंदर ही देखें, यानी 28 फरवरी से 4 जून 1719 तक, यानी यह 6 महीने भी नहीं रहा। रफ़ी उद्दौला 6 जून से 17 सितंबर 1719, ये भी उसी साल में ये भी शासक बना। इसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला, ये देखें तो 1719 से 1748 तक, यानी थोड़ा लंबा चला है। अहमद शाह अब्दाली देखें तो 1748 से 1754। इसके बाद आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759 ईस्वी तक। इसके बाद आलम शाह द्वितीय देखें तो 1759 से 1806 ईस्वी तक। अकबर द्वितीय 1806 से 1837 तक अकबर द्वितीय रहा। लास्ट में बहादुर शाह द्वितीय 1837 से 1857 ईस्वी तक शासन किया, यानी 1857 की क्रांति तक इसने शासन किया, यानी नाम मात्र का शासक है। इस तरह का हम देखेंगे। तो देखें तो औरंगजेब की मृत्यु के समय मुगल साम्राज्य में कुल 21 प्रांत हैं, जिनमें से अफगानिस्तान में 1 काबुल, उत्तर भारत में 14 और दक्षिण भारत में 6 औरंगाबाद, बरार, तेलंगाना, बीजापुर, हैदराबाद और खानदेश थे। किंतु मुगल साम्राज्य का विस्तृत और प्रभावशाली वैभव अंदर ही अंदर टूट रहा था। औरंगजेब अपनी मृत्यु से पहले मुगल साम्राज्य के अंधकारमय भविष्य तथा अपने जीवित 3 पुत्रों मुअज्जम, आजम, कामबख्श के बीच उत्तराधिकार के युद्ध को लेकर आशंकित था, इसलिए उसने अपने तीनों पुत्रों के बीच साम्राज्य के विभाजन का प्रस्ताव रखा। इसके बाद देखें तो औरंगजेब के दो पुत्रों मोहम्मद सुल्तान पहला तथा मोहम्मद अकबर चौथा की मृत्यु औरंगजेब के जीवन काल में ही हो गई थी। तो हमने देखा कि औरंगजेब के 2 पुत्रों, एक मोहम्मद सुल्तान पहला था, मोहम्मद अकबर चौथा की मृत्यु औरंगजेब के जीवन काल में ही हो गई थी। औरंगजेब ने दूसरे पुत्र मोहम्मद मुअज्जम का जन्म 1643 ईस्वी में नवाब बाई के गर्भ से हुआ था, यानी औरंगजेब का दूसरा पुत्र जो हुआ था यह इस प्रकार से। तो नवाब बाई राजौरी कश्मीर के राजा राजू की पुत्री थी। लगभग 20 वर्ष की आयु में राजकुमार मुअज्जम को दक्षिण के 6 सूबों का सूबेदार बनाया गया था। इसके बाद 1666 ईस्वी में ईरानी आक्रमण के भय से मुअज्जम को थोड़े समय के लिए दक्षिण प्रांतों की सूबेदारी से हटा दिया गया था। इसके बाद 1676 ईस्वी में पुनः मुअज्जम को शाह आलम की उपाधि के साथ दक्षिण के 6 सूबों की सूबेदारी मिली। औरंगजेब के तीसरे बेटे मोहम्मद आजम का जन्म 1653 ईस्वी में हुआ था। उसकी मां दिलरास बानो बेगम थी। दिलरास बानो बेगम ईरान के शाही खानदान से थी। औरंगजेब के सबसे छोटे पुत्र कामबख्श का जन्म 6 मार्च 1667 ईस्वी को उदयपुरी महल के गर्भ से हुआ था, यानी इसकी माता का नाम उदयपुरी महल था।
उत्तराधिकार के लिए संघर्ष देखें, द वॉर ऑफ सक्सेशन। तो इसमें यह है कि औरंगजेब की मृत्यु का समाचार सुनकर सबसे पहले मोहम्मद आजम अहमदनगर पहुंचा। उसने औरंगजेब का अंतिम संस्कार पूर्ण करने के बाद 14 मार्च 1707 को सभी अमीरों उमराओं के समक्ष अपने आप को बादशाह घोषित किया। बादशाह घोषित करते समय आजम खां को सभी प्रमुख अमीरों का समर्थन प्राप्त था। विशेष रूप से औरंगजेब के वजीर असद खां ने आजम का समर्थन किया था। औरंगजेब के शासन के अंतिम वर्षों में पुराने सामंतों की परंपरा में केवल असद खां बचा था, जिसके विषय में औरंगजेब ने कहा था कि असद खां से बेहतर वजीर न है न कोई होगा। औरंगजेब के पुत्र मुअज्जम, जो काबुल का सूबेदार था, को अपने पिता की मृत्यु का समाचार 22 मार्च 1707 को मिला। उस समय वह पेशावर के पास जमरूद में था। मोहम्मद मुअज्जम आगरा के लिए रवाना हुआ था। पुल ए शाहदौला पहुंचा, जहां उसने अपने आप को बादशाह घोषित किया और बहादुर शाह की पदवी धारण की। मोहम्मद मुअज्जम 1 जून को दिल्ली पहुंचा था। 12 जून 1707 को आगरा पहुंचा। 18 जून 1707 को आगरा से 20 मील दक्षिण सामूगढ़ के समीप जजाऊ नामक स्थान पर आजम और मुअज्जम के बीच युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद आजम मारा गया था। मोहम्मद मुअज्जम विजयी हुआ। उधर कामबख्श, जो बीजापुर का सूबेदार था, ने प्रभुता के सभी लक्षणों को धारण करके गुलबर्गा था हैदराबाद सहित महत्वपूर्ण स्थानों को विजित कर लिया था। 3 जनवरी 1709 को मुअज्जम तथा कामबख्श के बीच हैदराबाद के निकट युद्ध, जिसमें कामबख्श पराजित हुआ और मारा गया। इसके बाद देखते हैं बहादुर शाह प्रथम, यानी उत्तराधिकार का ये युद्ध के बाद बहादुर शाह प्रथम 1707 से 1712 ईस्वी तक यह आपका है। मोहम्मद मुअज्जम, यानी जो विजयी रहा तीनों भाइयों ने, मोहम्मद मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम की उपाधि धारण कर दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। उसने मुनीब खां को अपना वजीर नियुक्त किया। औरंगजेब के समय के वजीर असद खां को वकील ए मुख्तल बनाया गया था। उसके बेटे जुल्फिकार खां को मीर बख्शी बनाया गया। बहादुर शाह प्रथम उत्तरवर्ती मुगलों में पहला और अंतिम शासक था जिसने वास्तविक सत्ता का उपयोग किया। बहादुर शाह प्रथम जब सिंहासन पर बैठा तो उस समय उसकी आयु 63 वर्ष थी। राज दरबार और सूबे में उच्च पदों की नियुक्ति के बाद बहादुर शाह प्रथम को सर्वप्रथम राजपूतों की समस्याओं की ओर ध्यान देना पड़ा। राजपूतों के अंदर मुगलों के प्रति नफरत की भावना सुलग रही थी। राजपूताना से मुगल प्रभाव पूरी तरह मिटाने के लिए अजीत सिंह, जय सिंह तथा अमर सिंह ने एक परिसंघ कॉन्फिडेंसी का गठन किया। इन मित्र राजाओं ने जोधपुर का डेरा डाला। फलस्वरूप मुगल फौजदार मेहराब खां को किला खाली करने के लिए विवश होना पड़ा। कामबख्श की मृत्यु के बाद बहादुर शाह ने जुल्फिकार खां को दक्षिण की सूबेदारी सौंपी। मराठों की शक्ति को सैनिक बल से कुचलने की औरंगजेब की नीति असफल हो चुकी थी। बहादुर शाह ने मराठों से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने का प्रयास किया। बहादुर शाह ने संभाजी के पुत्र शाहू शिवाजी के पौत्र को रिहा कर दिया था। महाराष्ट्र जाने की अनुमति दे दी। बहादुर शाह ने जुल्फिकार खां के सुझाव पर शाहू को मुक्त कर दिया। ये ध्यान देना है किसके सुझाव पर? रायगढ़ के पतन के बाद शाहू 1689 ईस्वी में मुगलों की कैद में था। शाहू को उसकी पहले वाली मनसब था दक्कन की सरदेश मुखी दे दी गई, किंतु चौथ का नहीं दिया गया, जिससे वो असंतुष्ट था। बहादुर शाह ने मराठा राज्य पर अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए ताराबाई और शाहू को आपस में लड़ने के लिए छोड़ दिया। फलस्वरूप दक्कन अव्यवस्था का शिकार बना रहा। आगे देखते हैं बहादुर शाह को जहां राजपूतों तथा मराठों के साथ मित्रता की नीति अपनानी पड़ी, वहीं सिखों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करनी पड़ी। बहादुर शाह ने दक्कन में मुगल सेना के साथ चलने के लिए गुरु गोविंद सिंह जी को राजी कर लिया, किंतु नांदेड़ पहुंचकर गुरु गोविंद सिंह मुगल सेना से अलग हो गए। नांदेड़ महाराष्ट्र में ही गुरु गोविंद सिंह की एक अफगान द्वारा 7 अक्टूबर 1708 को हत्या कर दी गई। गुरु गोविंद सिंह के बाद बंदा बहादुर ने सिखों का नेतृत्व संभाला। बहादुर शाह ने औरंगजेब द्वारा लगाए गए घृणित जजिया कर को खत्म नहीं किया, बल्कि उसकी वसूली में शिथिलता बरती। इतिहासकार रफी खां के अनुसार बहादुर शाह ने प्रशासन के प्रबंध में सुस्ती और लापरवाही दिखाई, जिस कारण लोग उसे शाह बेखबर कहते थे। 27 फरवरी 1712 ईस्वी को बहादुर शाह की मृत्यु हो गई। उसकी मौत ने पुनः एक बार साम्राज्य को गृह में फंसा दिया। द इंपीरियल गजेटरी ऑफ इंडिया के अनुसार 17 फरवरी दिया गया है बहादुर शाह की मृत्यु का समय। प्रसिद्ध लेखक सिडनी ओवन के अनुसार यह अंतिम मुगल सम्राट था जिसके विषय में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। इसके पश्चात मुगल साम्राज्य का तीव्रगामी और पूर्ण पतन मुगल सम्राटों की राजनीतिक तुष्टता और शक्तिहीनता का द्योतक था। बहादुर शाह की मृत्यु के बाद उसके चारों पुत्रों जहांदार शाह, अजीम उल शान, रफी उस शान, जहान शाह में उत्तराधिकार के युद्ध प्रारंभ हो गया। युद्ध के कारण बहादुर शाह का शव 15 मई तक दफन नहीं किया जा सका। 15 मई को उसे दिल्ली में दफनाया गया। उत्तराधिकार के युद्ध में ईरानी दल के नेता जुल्फिकार खां की सहायता से जहांदार शाह सफल हुआ। मुगल दरबार कई खेमों में बटा हुआ था, जिसमें 4 प्रमुख थे: तुरानी, ईरानी, अफगानी और हिंदुस्तानी। इसमें प्रथम 3 यानी तुरानी, अफगानी और ईरानी मध्य एशियाई, ईरानी और अफगान सैनिकों के वंशज थे। इनके वंशज भारत के भिन्न भिन्न भागों से सैनिक और असैनिक पदों पर नियुक्त थे। इसमें तुरानी और अफगानी सुन्नी मत के थे, जबकि ईरानी अधिकतर शिया थे। ईरानी दल में ध्यान दें कि असद खां और उसके बेटे जुल्फिकार खां जैसे सरदार थे जो शिया मत को मानते थे। तुरानी दल में चिनकिलिच खां और गाजी उद्दीन फिरोज जंग जैसे सरदार थे जो इस्लाम में सुन्नी मत के अनुयायी थे।
हिंदुस्तानी दल में वे लिप्त जिनके पूर्वज भारत में आकर बस गए थे अथवा हिंदू से मुसलमान बन गए थे, इस दल को राजपूत, जाट, हिंदू जमींदारों का समर्थन प्राप्त था। इसके बाद इसमें देखें तो आता है जहांदार शाह 29 मार्च 1712 से 11 फरवरी 1713 ईस्वी तक। इसके बारे में जो लेक्चर में जानकारी वो नेक्स्ट वीडियो में दी जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।